हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल से रिलेटेड एस्पिरेंट जो है वो मुझसे जुड़े हैं। इसके साथ साथ में आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने अपनी तैयारी कैसे की थी, आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, जो टाइम टेबल था, वो आप हम लोगों से शेयर कर दीजिए। तो आप कमेंट के थ्रू ये बता दीजिए कि अभी प्रेजेंट में आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्जाम जो अभी आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्लानिंग करें। और इसके साथ साथ में आपने अगर पहले कोई एग्जाम दिए हैं तो वो भी आप कमेंट करके शेयर कर दीजिए कि आपने कौन से एग्जाम दिए हैं एंड जो एग्जाम दिए हैं तो उसमें क्या आपके वीक पॉइंट रहे थे जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, उससे रिलेटेड हम लोग आगे डिस्कस करें। इसके साथ साथ में अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपने अभी नहीं परचेज किया, बुक्स के रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ताकि इससे मुझे जनरल आइडिया लग जाए कि आपके जो पर्टिकुलर डाउट्स है वो किससे रिलेटेड है एंड उससे रिलेटेड ही हम आपके जो डाउट है उसको सोल्व करने का मैं ट्राई करूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैंने कैसे तैयारी की थी, तो मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो मैं स्टेट एग्जाम के साथ साथ में सेंट्रल लेवल के एग्जाम की भी तैयारी कर रही थी। तो मैं तैयारी कर रही थी तो आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल को टारगेट करके मैंने तैयारी नहीं की थी। इसके साथ साथ में जब आरपीएफ एसआई के एप्लीकेशन आए थे तो उस टाइम मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि आरपीएफ क्या है। वैकेंसी आई थी तो मेरे भाई के थ्रू ही मैंने अप्लाई करवाया था, तो उन्होंने इसमें ABCDEF ऐसे ग्रुप दिए हुए थे, तो इसका कोई इस टाइम आइडिया नहीं था। तो वैकेंसी जिसमें ज्यादा थी, सी ग्रुप में ज्यादा थी, तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग उन्होंने फॉर्म अप्लाई मेरा किया था। इसके बाद में जब इसका एग्जाम हुआ था तो एग्जाम का जो इसका लेवल था, जो मैं बताऊं, एसआई के लिए ही मैंने अप्लाई किया था, कांस्टेबल का इसमें मैंने अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन था वो कंप्लीट था। तो जब एग्जाम में हम बैठे थे तो एग्जाम का जो लेवल था वो इसका हाई नहीं था। मैथ्स, रीजनिंग और जीके तो ये नॉर्मल थे, लेकिन जीके में थोड़ा करंट के क्वेश्चंस भी थे, तो करंट मैंने अच्छे से अपना प्रिपेयर कर रखा था। जो सबसे पहले मैंने सोल्व किया था वो मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स की मेरी तैयारी थी वो काफी अच्छी थी और मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो भी इतने हाई लेवल के नहीं थे, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने काफी इसमें अच्छी कर रखी थी। तो मैथ्स में मेरे 35 आउट ऑफ 35 थे। उसके बाद मैंने रीजनिंग सोल्व किया, तो रीजनिंग में मेरे 35 मार्क्स थे टोटल थे। उसके लास्ट में मैंने जीके का सोल्व किया, तो जीके में जिसमें मुझे 100% श्योर था कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन सही है, तो वो पहले मैंने सिलेक्ट किया। इसके बाद में जिसमें कुछ डाउट था तो उसको मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जिसका आपको ध्यान रखना होता है। तो जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम के बाद में जैसे आपको जनरल आइडिया लग जाता है कि आपका पेपर किस लेवल का हुआ है। तो फीडबैक भी यूट्यूब के थ्रू भी फीडबैक स्टूडेंट्स के मिल जाते हैं कि किसने कितने अटेम्प्ट किए हैं। मेरा जो एग्जाम हुआ था वो 13 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, तो कुछ दिन के बाद में इसका आंसर की भी आउट हो गया था, जिससे आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं तो वो भी आपको पता लग गया था। तो मेरे 105 मार्क्स बन रहे थे 120 में से, तो मुझे श्योर कहीं ना कहीं हो गया था कि इसमें सिलेक्शन अपना हो जाएगा। तो इसका जो कट ऑफ निकला था सी ग्रुप का काफी कम कट ऑफ था। तो ये था एग्जाम का एक्सपीरियंस कि एग्जाम किस टाइप से हुआ था। सीबीटी एग्जाम था, इसमें आपको 90 मिनट्स दिए गए थे, 120 क्वेश्चन थे जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी था। तो आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करना है आपको इस तरह से कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे आपका जिस शिफ्ट में एग्जाम है उससे पहले की शिफ्ट में भी अगर आपके किसी दोस्त का या फिर किसी का एग्जाम हुआ है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपको अपनी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी मोस्टली वैसा ही रहेगा। जीके के चेंज होते हैं, उसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है। तो आपके लिए ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपसे पहले जिस शिफ्ट में जो एग्जाम हो रहे हैं आप उनसे एक बार फीडबैक ले लें कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके एग्जाम में हुए थे और उस टाइप के आप सोल्व करके प्रैक्टिस करिए। इसमें मेन जो फोकस रहता है मैथ्स और रीजनिंग में आपको फुल मार्क्स अपने इजीली कर सकते हैं। आपको बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और आपका जो स्पीड है उसके साथ साथ में जो आपका एक्यूरेसी है उसमें आपको फोकस करना है। और जीके की हम बात करें तो आप डेली का करंट अफेयर्स का सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। बहुत से चैनल है जिसमें डेली लाइव सेशन आते हैं करंट अफेयर्स के मॉर्निंग शो। इसके साथ साथ में आप मंथली जो इंपॉर्टेंट डाटा जो इसमें प्रोवाइड होते हैं, तो आप अगर आप ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हो तो मंथली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के रहते हैं उसका PDF डाउनलोड करके आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में आप 6 मंथ का एंड एनुअली आप जो करंट अफेयर्स है वो डाटा आप PDF का अपना कलेक्ट करके उससे अपनी करंट जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जीके की हम बात करें तो जीके का अगर कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके थ्रू आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके एंड प्रीवियस एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जीके के उस पर ज्यादा फोकस आप करिए। तो ये आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीके का स्ट्रेटेजी रहा। इसके अलावा अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए कि अभी आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको क्या डाउट आ रहा है। हो सके तो मैं आपको ट्राई करूंगी हेल्प करने का करके। अभी जो वैकेंसी आई हुई है रेलवे में, अदर जो वैकेंसी भी निकली हुई है, आप उसकी भी एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से सीबीटी एग्जाम होता है, कितने टाइम में आप कर पा रहे हो, आप विद इन टाइम अपना पेपर पूरा सोल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, आपकी वीक पॉइंट क्या है, किस पे आपको फोकस करना है। तो इससे आपको जनरल आइडिया लग जाएगा
तो आपके जो भी जॉब के एप्लीकेशन आते हैं तो मैं तो यही कहूंगी ज्यादा से ज्यादा आप अप्लाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम दीजिए। इससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना कि मुझे इतने एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो आपके लिए डीमोटिवेशन नहीं है। इनफैक्ट आपकी जो वीक पॉइंट है आपको उसको नोट करना है कि हमारा कहाँ पे वीक पॉइंट रहा है, उसके बाद में उस पर फोकस करना है ताकि आप इजीली अपना जो टारगेट है उसको आप अचीव कर सको। क्योंकि आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का जब एग्जाम होगा तब तक आपको अच्छा खासा आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमने इतने एग्जाम दिए हैं तो उनमें हमारा वीक पॉइंट कहाँ रहा था, किस पे हमें फोकस करना है, ताकि आप अपने पूरी तैयारी के साथ उस एग्जाम को कंप्लीट करो और आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करो। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो फिजिकल एग्जाम की होती है, जिसमें आपका लॉन्ग जंप है, रनिंग है, हाई जंप है, ये सब चेक होता है। तो इसके लिए भी आपको जब आंसर किया अपना आ जाता है, उसको आपको जनरल आइडिया हो जाएगा कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके साथ साथ ही हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एकेडमी ज्वाइन करने का इसमें कुछ खास जरूरत नहीं है। अगर आप अपना टाइम टेबल बना के भी अगर आप तैयारी करें तो इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन मेरा वीक पॉइंट ये रहा था कि मैंने पहले कभी रनिंग वनिंग इन सब में इंटरेस्ट लिया नहीं था। हाँ, स्टडी में ही खाली ध्यान रहता था, तैयारी करते थे तो इन चीजों में मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जब फर्स्ट टाइम लॉन्ग जंप ये सब कर रहे थे तो मेरे पैर में दिक्कत हो गई थी, फ्रैक्चर हो गया था, जिससे 10 डेज बेड रेस्ट मिला था, तो तैयारी मेरी हो नहीं पा रही थी। लास्ट डेज फिर बाद में मैंने इसकी तैयारी की। तो इसमें जो रनिंग है, रनिंग का आपको एक चांस मिलता है, उसमें आपको विद इन टाइम कंप्लीट करना होता है। इसमें आपका चिप लगा रहता है, उसमें आपका टाइम जो है नोट होता रहता है। उसके बाद में जो आपको होता है वो लॉन्ग जंप होता है। तो लॉन्ग जंप के 2 चांस इसमें मिलते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आपको अपने खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इसमें कर सकता हूँ, तो आपका इजीली हो जाएगा। क्योंकि सेकंड चांस में क्या होता है, स्टूडेंट थोड़ा नर्वस हो जाता है तो वो इजीली उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाता। और हाई जंप की बात करें तो हाई जंप में भी आपको फोकस करना है कि फर्स्ट चांस में आप उसको क्लियर कर जाओ। मैंने जब लॉन्ग जंप हाई जंप अटेम्प्ट किए थे तो मेरी तैयारी इतनी नहीं थी, क्योंकि पैर जब फ्रैक्चर होने से काफी इसमें इतना टाइम मुझे मिला नहीं तैयारी करने का, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस अच्छा था कि हाँ हम कर लेंगे। तो वो इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे हो गए थे। उसके बाद में जो लास्ट स्टेज वो अपना बचता है वो होता है मेडिकल का। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि मेडिकल किस लेवल का होता है, हमारे अगर बचपन में कोई फ्रैक्चर हुआ था तो वो भी चेक किया जाएगा क्या, दांत है वो किस तरह से चेक किए जाते हैं, इस तरह के बहुत से कमेंट्स आए थे। तो मैं आपको कंफर्म कर दूं ये कि अगर आपके कोई पहले कोई डिजीज थी या फिर पहले कोई फ्रैक्चर या कुछ रहा है तो आप प्रेजेंट टाइम में आपकी क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट टाइम में अगर आप फिट हो तो आप फिट ही रहोगे। इसमें इतना डीपली तो चेक नहीं होता है। जैसे आप दांत की बात करें तो नॉर्मल ही इसमें चेक होता है। नोकनी पे आपको ध्यान देना है। नोकनी का अगर प्रॉब्लम है तो अभी से आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपका नोकनी का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। वो आरपीएफ ऐसा ही नहीं, अदर भी अगर आप पुलिस खाकी का ड्रीम रखते हो तो अदर जो एग्जाम है उसमें भी इसमें फोकस किया जाता है। इसके साथ साथ में फ्लैट फुट है वो भी चेक होता है। आंखों का स्पेशली चेक किया जाता है। B1 कैटेगरी का इसमें मेडिकल है, तो आई साइट पे अपना आप ध्यान रखिए। इससे पहले जो टेस्ट होता है वो आई टेस्ट ही होता है। कलर ब्लाइंडनेस इनमें बिल्कुल चेक किया जाता है। उसमें लास्ट में आपको जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपने साथ में लेके जाने होते हैं। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होते हैं। बाद में मेडिकल में है वो फिट या अनफिट नहीं दिया जाता, उसमें डायरेक्ट अगर फिट है तो फिट ही दिया जाता है। पॉइंट इसमें नहीं बनाए जाते, डायरेक्ट फिट या अनफिट ही इसमें दिया जाता है। तो इसमें अगर सारे प्रोसेस होने के बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो इसकी सेकंड लिस्ट भी निकाली जाती है। सेकंड लिस्ट में भी जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको बुलाया जाता है, उनका सेम प्रोसेस होता है, उनको फिर बाद में ट्रेनिंग में भेजा जाता है। तो हमारे टाइम में इसमें 3 लिस्ट निकली थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिस्ट। तो इस तरह से ये एग्जाम का पूरा प्रोसेस था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।